नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर श्रवण सर में। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं कुछ विज्ञान साइंस से संबंधित कक्षा 10वीं साइंस से संबंधित कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं मैथ्स के वीडियो रोक रखा हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होंगे उसके पहले कुछ दिन पहले मैं आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट्स जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। तो अभी कुछ हम साइंस में देखते हैं, साइंस में अभी कुछ चर्चा कर लेते हैं। साइंस के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पर भी मैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप इनको ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक में इनको एक बार ज़रूर कर लें। तो इसमें देखते हैं आज हम प्रकाश का परिवर्तन, ये साइंस का फिजिक्स पोर्शन है। साइंस का प्रकाश का अपवर्तन कल हमने देखा था, प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। आज हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। यह प्रकाश का अपवर्तन होता है। और आपको एक चीज़ बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से हट जाती है। अथवा जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर माध्यम की बात होती है तो माध्यम देखें, माध्यम जैसे वायु, जल, ये कांच, ये माध्यम होता है। जैसे वायु के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको विरल माध्यम के अंतर्गत रखा गया है। जल और कांच जो है थोड़ा सा जल से ज़्यादा सघन होता है। कांच और जल ये दोनों जो होते हैं, ये इनके कण पास पास में होने के कारण इनको सघन माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसे कांच इसका अपवर्तनांक जल से ज़्यादा होता है। जल का अपवर्तनांक जो है वो कांच से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक जल और कांच से दोनों से बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो ये है तो सघन माध्यम और विरल माध्यम दो तरह के माने गए हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम जिनमें कण जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं वो सघन माध्यम के अंतर्गत आता है। विरल माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम के अंतर्गत आता है। इसमें सघन माध्यम में घनत्व अधिक होता है, इसमें घनत्व कम होता है। इसका हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ देखते हैं हम, इसका डायग्राम है। जैसे ये कोई माध्यम है, मैंने कोई माध्यम है, कोई अपवर्तनांक म्यू अपवर्तनांक कोई माध्यम है। जैसे यहाँ पर वायु विरल माध्यम है, ये कांच है, ये एक कांच है, ये सघन माध्यम के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है। यहाँ ये प्रकाश जो होता है एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, मैंने आपको बताया था। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, मतलब वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में, मतलब कहाँ से, वायु से कांच में, मतलब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है। मतलब ये प्रकाश किरण जो है अभी कहाँ है, वायु में, मतलब विरल माध्यम में। कहाँ प्रवेश कर रही है, सघन मतलब कांच में। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो अभिलंब के झुक जाती है। देखो क्या लिखा है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब होता है कि वह प्रकाश किरण या तो अभिलंब की झुकेगी या अभिलंब से दूर हटती है। तो देखो जैसे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस किरण को सीधे सीधे जाना चाहिए था, जबकि सीधी न जाकर थोड़ा झुक गई है ना। अब देखो यही किरण जब दूसरे माध्यम से, देखो जैसे यहाँ पर इस माध्यम से, ये कौन सा माध्यम होता है, ये सघन माध्यम। सघन माध्यम से कहाँ निकलती, विरल माध्यम, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसमें दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है, सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए जरा, यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये PQ इस पृष्ठ के लिए अभिलंब है और ये RS इस पृष्ठ के लिए अभिलंब है। तो यहाँ पर जो PQ है, इसमें जो यहाँ पर AB जो आपतित किरण कहलाएगी, BC अपवर्तित किरण कहलाएगी और CD निर्गत किरण कहलाएगी। देखो लिखा हुआ है, AB आपतित किरण है, BC अपवर्तित किरण है, CD निर्गत किरण है। तो जैसे प्रकाश के परिवर्तन में
परावर्तित किरण होती है, यहाँ पर परावर्तित किरण ना होकर अपवर्तित किरण होती है, क्योंकि इसमें अपवर्तन की घटना घटती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसे इसमें भी आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। यहाँ पर भी देखो अपवर्तन कोण कहलाएगा यार। और ये जो होता है अभिलंब और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण निर्गत कोण कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर वायु है, यहाँ पर भी वायु है, तो जब एक ही प्रकार का माध्यम होता है वहाँ पर कोण भी एक ही जैसे निर्मित होते हैं, एक ही प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। जैसे यहाँ पर आर है, ये आर, इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। यहाँ पर आई और यहाँ पर ई, इसलिए मैंने आई बराबर ई लिखा, मतलब ये आपतन कोण निर्गत कोण दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहाँ पर हम ये जो निर्गत किरण है इसको अगर हम पीछे की ओर खींचेंगे तो आपतित किरण के समांतर हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही माध्यम में हैं। मतलब कहाँ पर हैं, ये वायु मतलब विरल माध्यम में दोनों हैं। मैंने आपको बताया था एक ही प्रकार का माध्यम होने पर, एक ही प्रकार का माध्यम होने पर किरण एक जैसे व्यवहार करती है। जैसे यहाँ पर देखो ये आपतित है तो ये निर्गत है, लेकिन है तो दोनों के कोण बराबर हैं। तो ये विरल माध्यम, ये भी विरल माध्यम है, तो ये अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक सीधी समांतर रेखा बनेगी। अब देखो यहाँ पर देखो ये कांच है, कांच कौन सा माध्यम, सघन माध्यम है। तो यहाँ पर देखते हैं यदि यहाँ पर अगर ये आर कोण है तो ये भी आर कोण है, मतलब दोनों में अपवर्तन घटना घटी है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखना। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं तो अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। आपतित किरण, ये आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, देखो है ना, तीनों एक ही तल पर, इसको आपतन बिंदु भी कहते हैं। और दूसरा है ये देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब होता है साइन। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए आपतन कोण मतलब ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, इन दोनों कोणों का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस अपवर्तनांक का इसका सूत्र होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, मतलब ये जो है साइन आई बटे साइन आर होता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसको जो द्वितीय नियम होता है उसे अपवर्तनांक की परिभाषा बनती है, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो साइन आई बटे साइन आर होता है, यह किसी भी पदार्थ के, चाहे वो कांच हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो आयताकार गुटका हो, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए इस स्नेल के नियम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें आई और आर, आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण, यदि दोनों कोण जब हमको मान पता हो जाते हैं तो हम किसी भी घनत्व वाली वस्तु का हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं कि उस वस्तु का अपवर्तनांक कितना है। इसलिए द्वितीय नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, ये नियम, ये परिभाषा और ये डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि इससे कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा और ध्यान रखना, इसको एक बार रिवाइज जरूर करना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।